मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो अनमोल ज्ञान प्राप्त होगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा। आज आपको जो ज्ञान प्राप्त होगा, इस ज्ञान को प्राप्त करके आपको स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए पहले जानते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को। भगवान महात्मा बुद्ध का आज का उपदेश है स्नेह का मूल्य। इसे जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। स्नेह ही संसार में एकमात्र ऐसा शब्द है जो एक दूसरे को पास लाता है। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों के स्नेह का मूल्य समझाते हुए हाथिनी की एक सुंदर व चंचल शिष्य की कथा सुनाना शुरू किया। एक हाथिनी ने एक सुंदर शिष्य को जन्म दिया। वह बड़ा होने लगा। उसे हाथियों का उपद्रव अच्छा नहीं लगता था। वह हाथियों के दल को छोड़कर एकांत में चला जाता और सोचता, हाथी क्यों इतना उत्पात मचाते हैं, जीवों को सताते हैं। एक दिन वह हाथी एकांत में बैठा हुआ था। सहसा उसकी दृष्टि सामने एक वृक्ष पर पड़ी। वृक्ष पर एक कृष्णकाय बंदर बैठा था। वह उदास लग रहा था। हाथी उससे बोला, बंदर भैया, बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो आप। बताओ तुम क्यों दुखी हो। बंदर बोला, मैं शरीर से निर्बल हूं। मेरे साथी मुझे छोड़कर चले गए हैं, इसीलिए मैं बहुत दुखी हूं। हाथी धीरज बांधता हुआ बोला, तुम चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं। तुम्हारे साथियों को बुलाकर लाऊंगा। यदि वे लोग नहीं आएंगे तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। हाथी बंदर के साथियों को खोज में चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि एक वृक्ष पर कुछ बंदर उथल कूद कर रहे थे। उसने सोचा, ये सब ही उस बंदर के साथी शायद हैं। बंदर हाथी को देखते ही डरकर भागने लगे। हाथी ने बड़े प्यार से बंदरों को रोकते हुए कहा, मुझसे डरो नहीं, तुम सब मुझे अपना प्रिय भाई समझो। बालक हाथी के स्वर में प्यार था। बंदरों ने ऐसा अद्भुत हाथी कभी नहीं देखा था। वह आश्चर्य से हाथी की ओर देखने लगे। हाथी पुनः बोला, तुम सब अपने बीमार साथी को अकेला छोड़कर क्यों चले आए हो। किसी बीमार को असहाय छोड़ देना अधर्म है। वापस लौटकर उसने दुखी बंदर से कहा, मैं तुम्हारे साथियों को ढूंढ कर लाया हूं। अब ये कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। हाथी के उपकार से उसका बंदर का मन हर्ष से भर गया। हाथी की विनम्र वाणी ने सभी जीवों में नए प्राण भर दिए। जो प्यार से बोलता है, दूसरों का उपकार करता है, उसकी पूजा सभी लोग करते हैं। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी में देखा जाए तो बड़ा भारी रहस्य छुपा है। आज हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो माता पिता जन्म देते हैं और जब बूढ़ा हो जाते हैं तो उन्हें छोड़ देते हैं, असहाय छोड़ देते हैं और अपनी लाइफ में एंजॉय करने लगते हैं। दोस्तों, कैसे हम भूल सकते हैं कि यही हमारे माता पिता 15 साल 16 साल तक हमारा भरण पोषण करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं और जब हम इनकी देखभाल करने लायक होते हैं तो हम अपनी जिंदगी में खो जाते हैं। कैसी है ये रीति रिवाज, कैसा है ऐसे ऐसे लोगों का दिमाग। दोस्तों, दिमाग को बदलिए। आपके घर में कोई भी बुजुर्ग है, उसकी सेवा करिए। आपसे जो भी बड़ा है उसका मान रखिए, उनकी बातों को मानिए, उनका सम्मान करिए। दोस्तों, कैसे देखिए किस तरह से घर बदल जाएगा, किस तरह से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएगी। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित जो आज की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों, जैसे आपने थंबनेल पे देखा है, ये दो चीजें वात पित्त कफ रोग को जड़ से खत्म कर देती हैं। दोस्तों, पहले तो कुछ लोग अभी ऐसे भी समाज में हैं जिन्हें पता नहीं है ये वात पित्त कफ रोग होता क्या है। दोस्तों, ये वात पित्त कफ रोग यही तो है हमारी बीमारी का जड़।
इसे जानना बहुत जरूरी है। अगर आप वात पित्त कफ को सही तरीके से समझ गए और इन नियमों का पालन करने लगे तो दोस्तों आप हमसे लिखित ले लीजिए, आप पूरे भविष्य में कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। जब ये आपके शरीर का वात पित्त कफ बढ़ जाता है तभी आपको बीमारी होती है। तो दोस्तों वात पित्त कफ क्या है इसे थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और इन्हीं 5 तत्वों से पृथ्वी भी बनी हुई है। तो दोस्तों जब भी आपके शरीर में किसी भी 5 तत्वों में से कोई भी तत्व की कमी हो गई तो आपका शरीर बीमार होगा। दूसरी तरफ जो हमारे शरीर में ये 3 दोष पाए जाते हैं, 3 दोष कौन है? वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ दोष बढ़ता है तभी हम बीमार होते हैं। अगर हमारे शरीर का वात दोष बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारी होती है शरीर में। शरीर का पित्त दोष बढ़ गया तो 15 से 20% बीमारियां होती हैं। और शरीर का जब कफ दोष बढ़ गया तो दोस्तों 5 से 10% बीमारी होती हैं। यानी 100% हम जो बीमार होते हैं जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ जाता है। दोस्तों ये जो 3 दोष है हमारे 3 अवस्थाओं पे डिपेंड करता है। जैसे आप सब जानते हैं हमारा शरीर 3 अवस्था से गुजरता है। पहला है बाल्यावस्था, दूसरा है युवावस्था और तीसरा है वृद्धावस्था। 3 अवस्था से गुजरता है और ये 3 अवस्थाओं पे ही हमारे शरीर में वात पित्त कफ घटता बढ़ता रहता है। पाया तो हमेशा जाता है लेकिन ये अवस्था के हिसाब से हमारे शरीर में घटता बढ़ता रहा। दोस्तों जब हम बाल्यावस्था में होते हैं उस समय हमारे शरीर में कफ रोग सबसे ज्यादा बनता है। तो उस समय बच्चे हमारे घर के अनजान होते हैं तो उसमें हमारा एक कर्तव्य बनता है कि कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें हमें बच्चे को नहीं खिलाना चाहिए। हम नहीं खिलाएंगे तो हमारा बच्चा कफ रोग से होने वाली बीमारी से बचा रहेगा। अभी ये भी हम बताएंगे कफ रोग से कौन कौन सी बीमारी होती है, पित्त बढ़ने से कौन कौन सी बीमारी होती है और वात बढ़ने से कौन कौन सी बीमारी होती है और इनकी क्या लक्षण है और इनको दूर करने की क्या उपाय वो भी आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप समझ गए बाल्यावस्था में सबसे ज्यादा हमारे शरीर में कफ बनता है तो हमें ध्यान देना है कफ बनाने वाली चीजें बच्चों को नहीं देना है। उसके बाद हम चलते हैं युवावस्था में। जब हमारा शरीर युवावस्था में प्रवेश करता है उस समय हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पित्त बनता है और हमारा शरीर सबसे ज्यादा युवावस्था में ही रहता है। यानी कि 15 साल से 60 साल के बीच की जो अवस्था होती है युवा अवस्था होती है और ये 45 साल का जो समय है हम युवा अवस्था से गुजरते हैं। तो हमें ध्यान देना है कि पित्त को बढ़ाने वाली जो चीजें हमें नहीं खाना है। और जब हम दोस्तों युवा अवस्था से वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं यानी 60 साल के ऊपर हम जाते हैं तो हमारे शरीर में वात सबसे ज्यादा बनता है। तो इस समय हमें ध्यान देना है कि वात को बढ़ाने वाली जो चीजें हमें नहीं खाना है, हमें नहीं खाना है। अब दोस्तों इनका एक स्थान भी फिक्स है हमारे शरीर में। दोस्तों हृदय से सिर तक कफ का स्थान होता है और हृदय से नाभि तक पित्त का स्थान होता है और नाभ से नीचे पैर तक दोस्तों ये वात का स्थान होता है। आप समझ गए वात पित्त कफ क्या है, वात पित्त कफ से क्या है। अब ये जान लेते हैं दोस्तों जब दोस्तों एक बढ़ता क्यों है, इसकी क्या कारण है। दोस्तों जब तक हमारे शरीर में वात पित्त कफ का एक प्राकृतिक विशिष्ट संतुलन रहता है तब तक हमारा शरीर बीमार नहीं पड़ता है। यह संतुलन बिगड़ने पर ही हमारा शरीर बिगड़ जाता है। जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तभी हम बीमार पड़ते हैं। तो दोस्तों अब हम ये जानते हैं पित्त रोग के क्या लक्षण हैं, वात रोग के क्या लक्षण हैं, कफ रोग के क्या लक्षण हैं। अगर इसमें से कोई लक्षण आपको नजर आ रहा है तो आप तुरंत सावधान हो जाइए और उसके कारण को हटा दीजिए। किस कारण से बढ़ता वो भी हम बताएंगे। तो दोस्तों बात करें हम पित्त रोग के लक्षण के तो पेट फूलना, दर्द, दस्त, मरोड़, गैस, खट्टी ढकारी आना, एसिडिटी, अल्सर, पेशाब में जलन, रुक रुक कर बूंद बूंद बार बार पेशाब का आना, पथरी, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, लार जैसी धातु का गिरना, शुक्राणु की कमी, बाझपन, खून का जाना, लीकोरिया, शरीर में दाने, शीत का निकलना, सभी प्रकार के सिर दर्द, मधुमेह से उत्पन्न शीघ्र पतन, कमजोरी, इंसुलिन की कमी, खून की कमी, बवासीर, सफेद दाग, माहवारी का कम या ज्यादा आना, ये इसमें से कोई लक्षण नजर आ रहा है तो समझ लीजिए आपके शरीर में पित्त बढ़ रहा है।
अब दूसरा है बात रोग के लक्षण जान लेते हैं। 80 प्रकार के बात रोग, 7 प्रकार के बुखार, घुटना, कमर, जोड़ों का दर्द, संधिवात, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, गठिया, हाथ पैर शरीर का कांपना, पूरे शरीर में सूजन, कहीं भी दबाने से गड्ढा हो जाना, लिंग दोष, नामर्दी, इंद्री में लूचपन, नसों में टेढ़ापन, छोटापन, उत्तेजना की कमी, मंद बुद्धि, वीर की कमी, बुढ़ापे की कमजोरी, मिर्गी, चक्कर, एकांत में रहना आदि, ये सारे बात रोग के लक्षण हैं। इसमें से कोई भी लक्षण नजर आ रहा है तो समझ लीजिए आपके शरीर में बात बढ़ रहा है। तीसरा है दोस्तों कफ रोग। कफ रोग के क्या लक्षण है? बार बार सर्दी, खांसी, छींक का आना, एलर्जी, इस्नोफीलिया, नजला, टीबी, सीने में दर्द, घबराहट, मृत्यु का भय, हार्ट अटैक के लक्षण, सांस का फूलना, गले में गांठ, दर्द, सूजन, टॉन्सिल, कैंसर के लक्षण, थायराइड, ब्लड प्रेशर, बिस्तर पे पेशाब करना, शरीर मुंह से बदबू, लीवर किडनी का दर्द, सूजन, सेक्स इच्छा की कमी, चेहरे का कालापन, मोटापा, जांघों का आपस में जुड़ना, गुप्तांग में खुजली, घाव, सुजाग, कान का बहना, शरीर का फूल जाना, गर्भनली का चोक होना, कमजोर अंडाणु आदि, ये सारे बात रोग के लक्षण है। अब दोस्तों हम ये जानते हैं कफ, बात, कफ, पित्त को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें, ये तीनों चीजें किससे बढ़ता है? दोस्तों अब हम जान लेते हैं बात, पित्त, कफ तीनों को जो बढ़ाने वाली चीजें, इन्हें आज से अभी से आप छोड़ दीजिए। दोस्तों चीनी से बनी हुई कोई भी चीज आपको नहीं लेना है। चीनी, मैदा से बनी हुई कोई भी वस्तु नहीं लेना है। रिफाइन किया हुआ तेल व डालडे से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। सफेद नमक के स्थान पर आप दोस्तों इसका सेंधा नमक या काला नमक का आप प्रयोग करिए। डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, कोई भी तली भुनी चीजें बाहर की है, इन्हें हमें नहीं लेना है। ये सारी चीजें पित्त और वात, कफ तीनों को बढ़ाती है। कोई भी ठंडा पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल, फ्रिज में रखा हुआ कोई भी सामान, हमें नहीं लेना है। जितनी भी ठंडी वस्तुएं, ये सारी चीजें वात, पित्त, कफ तीनों को बढ़ाती हैं। तो ना तो हमें कोई भी ठंडी वस्तु लेना है, ना बाहर की कोई चीजें खाना है, तली भुनी चीजें। ये सारी चीजें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती है। इन्हें दोस्तों आज से अभी से आपको छोड़ देना है, तो आपके शरीर में जो वात, पित्त, कफ है बैलेंस में रहेगा। अब दोस्तों ये तो आज समझ गए वात, पित्त, कफ को। और दोस्तों आपका जो लाइफ स्टाइल है, खाना खाने के जो नियम है, इनका पालन ना करना, क्योंकि दोस्तों हमारा शरीर प्रकृति से बना है, तो हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा। प्रकृति के नियम में क्या है? नियम तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ छोटे मोटे नियम है, हमें इनका पालन करना होगा। जैसे खाना खाने का नियम, खाना खाने क्या नियम है दोस्तों? ये जो हमारे पेट है, हमारे शरीर में एक जठर पाया जाता है, लीवर में जठर, जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। ये दोस्तों सूर्य की रोशनी पर काम करता है। जब सूर्य की रोशनी हमारे शरीर पर पड़ती है तो जठर दोस्तों उसी हिसाब से काम यानी उत्तेजित होता है। तो कहने का मतलब है सूर्य उदय के 2 से ढाई घंटे के बाद हमें खा लेना चाहिए और सूर्यास्त के पहले खा लेना चाहिए। सूर्यास्त के 40 मिनट पहले खा लेना चाहिए। जब सूर्यास्त हो जाता है दोस्तों हमारा पाचन स्लो हो जाता है, इसलिए हमें सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए। अगर आप सूर्यास्त के बाद खा रहे हैं तो दोस्तों 7 से 8 बजे के बीच हल्का खाना खाइए, थोड़ा सा, सिर्फ आप भूख मिटाने के लिए आप खा सकते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो हमेशा आप बचे रहेंगे। और दोस्तों क्या करना है, जब भी आप खाना खाएं, खाने को 32 बार चबा चबा के खाएं, जिससे मुंह में पानी बन जाए। जब आप उसे 32 बार चबा चबा के खाते हैं तो मुंह से जो लार यानी सलाइवा होती है, यही खाने को पचाती है दोस्तों। यही खाने उतने ज्यादा मात्रा में बचेगा तो इसका एक बेनिफिट होगा, आपका खाना जल्दी से पच जाएगा। दूसरा बेनिफिट आपको ये मिलेगा दोस्तों, तो आप जब चबा चबा के खाएंगे तो आपको पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आप जानते ही हैं खाना खाते समय हमें पानी नहीं पीना चाहिए, तो इससे भी आप बच जाएंगे। और दोस्तों अगर आप तो यहाँ पे आप कम खाना खाएंगे। अगर आप जल्दी जल्दी खा रहे हैं तो आप ज्यादा खा लेंगे। जब उसे चबा चबा के खाएंगे तो दोस्तों आपको खाना कम खाएंगे, इससे मोटापे से भी बचे रहेंगे और थोड़ा खाना खाएंगे वो सही से डाइजेस्ट हो जाएगा यानी कि पच जाएगा।
तो दोस्तों आपको खाना जब भी खाएं 32 बार चबा चबा के खाएं। खाना जब भी खाएं जमीन पर अलथी पलथी मार के बैठ के खाएं। और दोस्तों खाना खाते समय हमें पानी नहीं पीना है। खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पी सकते हैं और खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद आप पानी पीजिए। ये प्रक्रिया आपको अपनानी है। अब रात का खाना जब भी आप खाइएगा, रात का खाना जब भी आप खाइएगा दोस्तों प्रयास करिएगा खाना खाने के बाद आधे घंटे उसी मुद्रा में बैठे रहिए। उसके बाद आपको दोस्तों कम से कम 1000 कदम आराम आराम से चलना है। रात के खाने और सोने में 2 से 3 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। जैसे जो कुछ भी आपने हल्का फुल्का खाया है वो सही से डाइजेस्ट हो जाए, पच जाए। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है और प्रयास करिए आप 9 से 10 बजे सोने का। अगर आज की लाइफ स्टाइल के हिसाब से आप नहीं सो पा रहे हैं तो दोस्तों 11 बजे तक लेटेस्ट हो जाइए, जिससे आप 5 बजे उठ जाना है। 5 बजे जब आप उठ जाएंगे तो 6 घंटे की आपकी नींद भी पूरी हो गई। और दोस्तों 5 बजे उठने के बाद आप तुरंत फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद आपको निकल जाना है मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक में दोस्तों 5 से 6 किलोमीटर का डेली का मॉर्निंग वॉक आपको करना है और इसे आधे घंटे में कवर करना है। और प्रयास करिए दोस्तों आप नंगे पांव, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करिए। चाहे जो महीना हो आप नंगे पांव, जब नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करते हैं उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कहीं कहीं छोटी छोटी किंकड़ी होगी, उबड़ खाबड़ होगा, मिट्टी होगी, तो दोस्तों उससे क्या होगा, उस पर जब आपका पैर पड़ेगा तो वहां पे आपको एक्यूप्रेशर का काम होता है। इसलिए दोस्तों नंगे पांव, और जो आसमान से ओस की बूंदें पड़ी होती है जब वो आपके पैर में लगती है, इससे क्या होता है, इससे दोस्तों आपकी आंखों की रोशनी तेज होती है। तो दोस्तों जब आप तेज चलेंगे, तेज चलने से आपका हार्ट नॉर्मल से 10 गुना तेज पंप करता है। और जितने तेज आपका हार्ट पंप करेगा, ब्लड सर्कुलेशन आपके शरीर में उतने तेज होगा। और दोस्तों जब शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है तो शरीर में गर्मी पैदा होगी और ये पसीने के माध्यम से जो आपके शरीर में विषैले पदार्थ हैं वो बाहर हो जाएंगे। हार्ट अटैक से बचे रहेंगे, ब्लड शुगर से बचे रहेंगे, ब्लड प्रेशर से बचे रहेंगे, बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं तेज चल के। तो दोस्तों ये चलना है। अब उसके बाद वहीं पे 2 योगा आपको करना है। 2 योगा कौन सा है, एक होता है नाड़ी शोधन योगा, जिसे हम दोस्तों अनुलोम विलोम कहते हैं। इसे 20 से 25 मिनट डेली आप करिए। आपके शरीर में कहीं छोटी मोटी कोई गांठें हैं वो दोस्तों निकल जाएंगे और आपके शरीर में कोने कोने तक ऑक्सीजन का संचार हो जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों वहीं पे आप कपाल भात 10 से 15 मिनट कपाल भात जरूर करिए। कपाल भात करने से आपका वात पित्त कफ तीनों बैलेंस में रहेगा। उसके साथ साथ आपको पाचन तंत्र से संबंधित कभी कोई बीमारी नहीं होगी। इसके बाद वहीं बैठ करके आप शीर्षासन करिए, सूर्य प्राणायाम करिए, कुछ और प्राणायाम उसी में शामिल करिए, क्योंकि 2 घंटे आपको नेचर में बिताना है। अब इसमें जब आप बाहर एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, तो दोस्तों उस समय सूर्य की धूप भी निकल आएगी। और सूर्य की धूप आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है इसे आप जानते हैं। सूर्य की धूप लेना बहुत जरूरी है। सूर्य की धूप में दोस्तों विटामिन डी, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कभी भी आपके शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी नहीं होगी अगर आप आधा घंटा रोज सूर्य की धूप में बैठ रहे हैं। अब दोस्तों जब आपके शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी नहीं होगी तो आपका शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी रहेगी। आपके शरीर में कभी हड्डियों से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। इतना करने के बाद अब दोस्तों वहीं पे 10 से 15 मिनट आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है। अपने आप को सोचना है, अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग में ले जाना है, अपने बारे में जानना है, प्रकृति में बिताना है। एकदम ध्यान मग्न हो जाइए 15 से 20 मिनट मेडिटेशन में। ऐसा आप रोज कर रही है दोस्तों। इसे 2 घंटे को कभी स्किप मत करना। 5 से 7 ये आपका अमूल्य समय है। इस अमूल्य समय को आप गंवाना नहीं। अपने स्वास्थ्य के लिए इसे जरूर ध्यान देना। अगर इतना कर रहे हैं तो दोस्तों आप हमेशा हमेशा वात पित्त कफ से बने रहेंगे। आपके शरीर में कभी कोई छोटी मोटी बड़ी कोई बीमारी प्रवेश कर ही नहीं सकते। और चिंता मुक्त जीवन जीने का प्रयास करिए। चिंता कभी मत करिएगा। चिंता चिता पे ले जाते हैं, आप चिंतन करिएगा। चिंता कभी मत करिएगा। आप हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेंगे। इतनी प्रक्रिया आप समझ गए, कर लिए, तो आपके शरीर का वात पित्त कफ भी बैलेंस में रहेगा, आप कभी बीमार नहीं हो। अब कुछ चीजें हैं क्या हमें खाना चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वात पित्त कफ को
नहीं बनने देगी। इसके लिए दोस्तों अपने खाने में आप हरी साग सब्जी खाइए जो सीजन वाइज होता है, ताजे फल का सेवन करिए, अंकुरित बीज का प्रयोग करिए, मिक्स दाल, मल्टीग्रेन आटा, ये सारी चीजें आप शामिल करिए जितनी भी हैं, और ये नेचुरल चीजें यानी नेचुरल में प्रयोग करिए। और आपका खाना हमेशा सात्विक खाना होना चाहिए। आपका खाना दोस्तों 70% सजीव होना चाहिए। 30% हमेशा, 20% अपने पेट को खाली रखिए, 10% खाली रखिए, 20% पानी से भर के रखिए। यानी कि आपका खाना जो होना चाहिए वो सात्विक होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। मशीन से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट हमें नहीं लेना चाहिए। जो कुछ है अपने घर का नेचुरल हमें प्रयोग करना चाहिए। इतनी चीज आप करिए। अब कुछ चीजें हैं जो वात पित्त कफ को शांत करती है। पहला क्या है रोज दोस्तों, आपको बासी मुंह नींबू और गर्म पानी लेने से क्या होता है, कफ दोष शांत होता है, कफ कम बनता है। लेकिन हमने जैसे बताया, जब भी आप नींबू पानी घोलिएगा, इसे मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही घोलिएगा, तभी पीजिएगा, किसी और बर्तन में मत घोलिएगा। ये क्या करता है, कफ दोष को शांत करता है, गर्म पानी और नींबू। दूसरा है अदरक और पानी, अदरक का पानी। अदरक का पानी कैसे बनाना है, अदरक का पानी बनाने के लिए आपको 1 गिलास पानी लेना है और उसी में 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा अदरक का डाल देना है और डाल के उबाल देना है। उबालने के बाद जब ठंडा हो जाए तो इसे आप पी सकते हैं दिन भर में कभी भी। ये वात रोग को शांत करता है। क्या करता है, वात रोग को शांत करता है। और दूसरा उपाय, कुछ उपाय हैं दोस्तों, एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये 20 ml एलोवेरा जूस को खाना खाने के 1 घंटे पहले आप लेंगे तो पित्त दोष को शांत करता है एलोवेरा जूस। और अपने खाने में आप दोपहर का जो भी खाना आपको बन रहा है उसमें अजवाइन होना चाहिए। रात के खाने में आपके मेथी होना चाहिए। आप जब भी दाल खाएं, जब भी दाल खाएं, दाल में दोस्तों देसी घी, हींग और लहसुन का तड़का जरूर होना चाहिए। तो आपको कभी भी पित्त रोग नहीं होगा। पित्त आपके शरीर का हमेशा शांत रहेगा दोस्तों। ये इतनी प्रक्रिया आप ऐसे कर सकते हैं डेली रूटीन में शामिल करके। अब दोस्तों हम आपको 2 उपाय बताने वाले हैं। ये 2 उपाय अपना करके अपने शरीर के वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस कर सकते हैं। तो शरीर के वात पित्त कफ को तीनों को बैलेंस कर सकते हैं। क्या है 2 उपाय, पहला है दोस्तों त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण आपको मार्केट में मिल जाएगा। त्रिफला चूर्ण किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। लेना कितना है, 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, 2 चम्मच शहद यानी हनी। ये दोस्तों शहद या हनी अच्छी कंपनी का आपको लेना है। किसी अच्छी कंपनी के लेकर के दोनों को मिला लेना है। अब इसे कब लेना है, शाम के समय लेना है, शाम को 5 से 6 बजे। शाम को 5 से 6 बजे दोस्तों, उस समय आपका पेट खाली रहता है, आपको भूख बहुत तेज लगती है, तो आपको उसी समय लेना है। दोनों मिला करके उसी समय ऐसे चाट लेना है। बस इतना ध्यान देना है, ये दोनों खाने के बाद पहले आपको 1 घंटे कुछ नहीं खाना पीना है और इसे खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये अपना काम बढ़िया से करेगा। इसे खाने से आपके शरीर का वात पित्त कब भी बैलेंस में रहेगा, वात पित्त कब भी बैलेंस में रहेगा। उसके शरीर को आपको शक्तिशाली बलवान भी बनाएगा। इस पे दोस्तों एक मुहावरा भी प्रसिद्ध है, त्रिफला जो सेवन करे घृत शहद के संग, हाथी बांधे बगल में 3 कोस तक जाए। अगर आप त्रिफला और शहद के साथ प्रयोग कर रहे हैं तो दोस्तों आपके शरीर को हाथियों जैसे बलवान बना देगा, ऐसी कहावत है आयुर्वेद में। तो दोस्तों अब आपको दूसरा उपाय जो करना है, रोज रात में सोते समय ये त्रिफला वाला चूर्ण आप कितना दिन तक ले सकते हैं ये भी हम बता दें दोस्तों। इसे आप 3 महीने तक ले सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपका वात पित्त कफ यानी गैस, एसिडिटी, कब्ज ठीक हो जाए तो 21 दिन लेने के बाद बंद कर देना, फिर 10-15 दिन बंद करके फिर 21 दिन ले लेना, फिर बंद कर देना, फिर 21 दिन ले लेना, बंद कर देना। कोई भी आयुर्वेदिक चीज या कोई भी चीज आपको लगातार नहीं लेना है। जैसे रोज हमें खाना भी बदल बदल के खाना चाहिए। तो कोई चीज जब हम बदल बदल के खाते हैं तो हमें उस तरह तरह के प्रोटीन विटामिन मिलते हैं और हम उसके आदी नहीं होते हैं। इसलिए जब भी कोई चीज यूज करना, लगातार नहीं यूज किया जाता, उसमें छोड़ के फिर लीजिए, फिर छोड़ के फिर, ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा उपाय है दोस्तों, आपको लेना है 1 गिलास दूध। दूध आपके घर का होगा। अगर इसमें देसी गाय का दूध मिल गया तो अमृत के समान है।
लेकिन पैकेट का दूध आपको नहीं चाहिए। अब 1 गिलास दूध में क्या करना है, आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालना है और 1 चम्मच का चौथाई भाग दालचीनी का पाउडर डाल के खूब दूध को अच्छी तरह से उबाल लेना है। अब दूध जब उबल जाए तो इसे रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है और इसे पीने के 1 घंटे के बाद ही सोना है, तुरंत नहीं सोना है, जिससे सही ढंग से पच जाए। अब दूध पीने के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है, 1 घूंट पानी भी नहीं पीना, ऐसे मुंह खंगाल सकते हैं लेकिन पीना नहीं है। अब दोस्तों जब ये जो हल्दी आप इसमें डालेंगे, हल्दी पैकेट की नहीं चाहिए, किसी भी कंपनी का नहीं चाहिए, किसी भी कंपनी की हल्दी शुद्ध नहीं होती है, उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दोस्तों जब भी हल्दी पाउडर जो भी यूज करना, आप घर पे उस हल्दी पाउडर को बनाना, वही हल्दी पाउडर आप यूज करना। और दूसरा दोस्तों, ये दालचीनी का जो पाउडर है, ये दालचीनी पाउडर खरीदना नहीं, दालचीनी सबूत खरीद के लाना। और कौन सी दालचीनी लाना, पाइप वाली दालचीनी। पाइप वाली दालचीनी सबसे अच्छी होती है, तो पाइप वाली दालचीनी लाइए, घर पे पाउडर बनाइए और रख लीजिए एक डिब्बे में, और इसी पाउडर को आपको प्रयोग करना है। कितना दिन तक लेना है दोस्तों, लगातार आप 3 महीना ले लीजिए। 3 महीने के बाद बंद करके फिर आप कुछ दिन बंद करिए, फिर कुछ दिन के बाद आप ले सकते हैं। अब इससे वात पित्त कफ तीनों बैलेंस में रहेगा, उसके साथ साथ कैंसर जैसी बीमारी से बचाएगा, क्योंकि हल्दी में दोस्तों करक्यूमिन टाइप का एक पोषक तत्व पाया जाता है जो कैंसर जैसे सेल को मार सकता है। और दोस्तों जो इसमें दालचीनी पड़ी हुई है, दालचीनी में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपके शरीर को हष्ट पुष्ट व मजबूत बनाएगा। इसलिए ये दोनों कॉम्बिनेशन आप ले करके, ये 2 उपाय अपना करके आप अपने शरीर को शक्तिशाली भी बना सकते हैं, निरोग भी बना सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों वात पित्त कफ को भी बैलेंस रखेगा। तो सभी मित्रों से निवेदन है, ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक शेयर करें, सब लोग इसे अपनाएं और स्वस्थ व निरोग रहें। और दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए या हमें अपने फैमिली का सदस्य बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।